नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा, जहां पर टैक्स से जुड़ी जो भी छोटी छोटी उलझनें हैं, बारीकियां हैं, वो हम इस शो में समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। हमारे मेल आईडी के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश हमारी होगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बजट पर। बजट में हमने देखा कि काफ़ी सारी घोषणाएं हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का जो बजट पेश किया, इस बजट में हमने देखा कि इस बार महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों का खासा ख्याल रखा गया है। इस बार सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा भी की गई है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए यह ऐलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसमें न्यू टैक्स रेजीम और ओल्ड टैक्स रेजीम को भी समझने की कोशिश हम आज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ टेक्निकलिटी है जिसका को जाना आपको भी बहुत ज़रूरी है। तो वो हम आज इस चर्चा में इसको भी शामिल करेंगे। और इसमें हमारी मदद करने के लिए, बजट का पूरा एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने सीए और टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। सुनील जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। और सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे। मुझे याद है बजट के पहले हमारी काफ़ी चर्चा हुई थी कि बजट में क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, और काफ़ी हद तक जो चीज़ें आपने की थी, जो विश लिस्ट आपकी थी, अनुमान जो आपका था, काफ़ी हद तक बजट में वो हमने देखा और वो पूरा होते हुए दिखाई दिया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। अब शो की शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले तो ये जो नया टैक्स रेजीम इस बार घोषणा हुई है, उसको लेकर आपने भी कहा था कि वहाँ पर कुछ बदलाव हो सकता है और उसको आकर्षक बनाने के लिए वित्त मंत्री कुछ फैसले ले सकती हैं, और ऐसा कुछ देखने को मिला भी। तो पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये नया टैक्स रेजीम क्या है, क्या कुछ घोषणा हुई है और मिडिल क्लास को इसका कितना फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो पूजा, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई। बहुत शानदार बजट है जिससे ग्रोथ भी होगी। और जैसे हमने कहा था कि ये अमृत काल का बजट है, जो अमृत काल शुरू हुआ है 25 साल का, आजादी के 75वें वर्ष से लेकर और 100वें वर्ष तक, जो 2047 में खत्म होगा। तो शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री जी को बधाई। और ये बात भी सच है कि शायद वित्त मंत्री जी ने हमारा शो या तो देखा है या उनके अधिकारियों ने देखा है, और जो विश लिस्ट हमने मांगी थी, जो अनुरोध किए थे, वो काफी हद तक उन्होंने उसको पूरा भी किया है। इस बजट में मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है, और सैलरीड एम्प्लॉयज को भी एक एक गिफ्ट के रूप में एक रिलीफ देने की कोशिश की है। और सरकार का प्रयास है कि जो नया टैक्स रिजीम जिसकी घोषणा 2020 में की गई थी, और चूंकि वो अट्रैक्टिव नहीं थी, बहुत सारे लोग उसमें नहीं आए, तो सरकार ने इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। तो पहली बड़ी घोषणा तो यह है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा नए टैक्स रिजीम में। जबकि पुराने टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं होता है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम हो जाती है। तो वही नए रिजीम में कर दिया। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी हो गई है नए रिजीम में भी। पहले नए रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, तो अब वो आपको मिलेगा। तो सैलरीड एम्प्लॉय के केस में 7.5 लाख रुपए तक अगर आपकी सैलरी है, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण जो घोषणा है वो ये है कि नए टैक्स रिजीम में अब आप जो जो सुपर रिच है, जिन पर टैक्स 42.74 लगता था, यानी सरचार्ज 37% की दर से लगता था, उसको घटा के 25% कर दिया। यानी अब मैक्सिमम जो एमएमआर होगा वो 39% होगा। तो ये तीन बड़ी घोषणाएं इस बजट में की है वित्त मंत्री जी ने, और मिडिल क्लास फैमिली को एक रिलीफ दिया है। और जैसे आपको पता होगा, नए टैक्स रिजीम में 5 की जगह 4 स्लैब कर दिया है। पहली बात तो 2.5 लाख का जो स्लैब था बढ़ा के उसको 3 लाख कर दिया, यानी नए रिजीम में 3 लाख तक बिल्कुल कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक 5%, फिर 6 लाख से 9 लाख तक 10%, फिर 9 लाख से 12 लाख तक 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक 20%। ये 4 स्लैब आपको दिए हैं नए। तो ये घोषणा है, ये फायदा है। और 15 लाख की इनकम पर आपको केवल 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होता है, मात्र 10%। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस बजट की। बिल्कुल। तो नए टैक्स रेजीम में ये कुछ घोषणाएं हुई हैं, मिडिल क्लास को यहाँ पर फ़ायदा देने की कोशिश की है। लेकिन सुनील जी, काफ़ी सारे सवाल आए हैं और काफ़ी सारे डाउट हैं। इसके बाद हमसे पूछा भी गया काफ़ी लोगों ने कि अब हम क्या करें। एक तरफ ओल्ड टैक्स रेजीम है, न्यू टैक्स रेजीम है, 7.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो अब सवाल ये आ रहा है कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है।
इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, दर्शकों के भी काफ़ी सारे सवाल आए, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? कौन कौन से टैक्स पेयर्स के लिए वो जो ओल्ड टैक्स रेजीम है वो फ़ायदेमंद है, और किन के लिए नया टैक्स रेजीम फ़ायदेमंद होगा? देखो पूजा, आपको पता होगा कि पुराने पुराने रिजीम में आप बहुत सारी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। एटीसी में 1.5 लाख है, फिर एटीसीसीडी में 50,000 है, 2 लाख हो गया, 2 लाख का हाउसिंग लोन है, 4 लाख हो गया, मेडिक्लेम में 25,000 और 50,000 अपने पेरेंट्स का, तो 4,75,000 हो गया। इसके अलावा एजुकेशन लोन है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हो उसकी छूट मिल जाती है। एटीटीटीवी है सीनियर सिटीजन के लिए, उसकी आपको छूट मिल जाती है। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, बहुत सारे एम्प्लॉइज का बहुत बड़ा पोर्शन हाउस रेंट अलाउंस का होता है, आपको पता होगा 40-50% तक आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाला है अपने दर्शकों के लिए कि अगर आप 3,75,000 रुपए से ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं हाउस रेंट के अलावा, यानी आपका हाउस लोन चल रहा है 2 लाख, जहां आपको छूट मिल रही है, और 2 लाख रुपए की आप एटीसी और एटीसीसीडी मिला के ले रहे हैं, मेडिक्लेम मिलाकर, तो फिर आपको पुराने रिजीम में फायदा है। वरना आप नए रिजीम में आ जाइए तो 3,75,000, 3,75,000 पर ये ब्रेक इवन कर जाता है। ओके। तो अगर मान लीजिए अभी तक मैं ओल्ड टैक्स रेजीम में थी और अब मुझे न्यू टैक्स रेजीम चुनना चुनना है, तो वो कैसे मैं करूं? नहीं, अब उल्टा हो गया पूजा ये। पहले लास्ट ईयर तक आपको नए रिजीम में अच्छा। जाना था तो नया रिजीम चुनना पड़ता था। अब सरकार ने कहा है कि नहीं जी, अब जो नया रिजीम है वो हम्म। बाई डिफॉल्ट होगा, आपकी स्क्रीन पे नया रिजीम आएगा। अगर आपको पुराने में जाना है तो फिर आप पुराने में जा अच्छा। सकते हैं, लेकिन आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये गलती बिल्कुल ना करना। और दूसरी बात, अपने दर्शकों को बता दें कि जो ये जो नया प्रोविजन है ये वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागू होगा, यानी जो रिटर्न आप फाइल करेंगे जुलाई 2024 में, उस पर लागू होगा। अभी आप जो जुलाई 2023 में रिटर्न फाइल करेंगे उस पे तो पुराने नियम ही लगेंगे। तो ये गलती भी नहीं करनी है। बिल्कुल, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, इस बात का आप ध्यान रखिए। इस बजट में अनाउंसमेंट हुई है कि अब जो नया टैक्स रेजीम है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट ईयर का जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। चुनाव कर लीजिए। अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजीम में ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने सीए के साथ बात कर लीजिए, कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो चुनिए आप अपने लिए। क्योंकि अगर आप ऐसा चुनाव नहीं करेंगे तो वो जो नया टैक्स रेजीम है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मतलब आपको उसी के अंतर्गत आईटीआर फाइल करनी होगी, आपका जो कैलकुलेशन होगा वो उसी बेसिस पर होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए आप, और सही समय पर इसका चुनाव कर लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और सीए से समझ के। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ये नए टैक्स रेजीम और ओल्ड टैक्स रेजीम के बारे में हमने आपको बताया। अगर उसके बावजूद आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब सुनील जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपसे चर्चा भी हुई थी कि इस बार महिलाओं के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी सारी घोषणाएं हो सकती हैं, और ऐसा हुआ भी है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ घोषणाएं हुई और किस तरह के तोहफे मिले इस बार के बजट में महिलाओं को और हमारे सीनियर सिटीजन को? देखिए, आपको पता होगा पूजा की महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स के पास पैसिव इनकम यानी ब्याज की इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, वो सेविंग्स बहुत करते हैं। और हमारे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक एफडीआर पर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, 5, 4.5, 5, 5.5% तक हो गए। तो वित्त मंत्री जी ने दो घोषणाएं की है। सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया कि अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और जितनी भी स्पेशलाइज स्कीम है पूजा, इनमें 7 से 8% का सरकार ब्याज देती है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो लिमिट है उसको 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए आपका कर दिया। यानी आपके पास 30 लाख रुपए आपने जमा करवा दिए और आपको 7% का भी ब्याज मिलता है, तो 2,10,000 रुपए आपको फिक्स इनकम उसमें हो जाएगी। महिलाओं के लिए पहली बार एक नई स्कीम लेकर आए हैं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। छोटी स्कीम दी है, शायद शुरुआत में कंजूसी दिखाई है सरकार ने। अभी आपको कहा है कि 2 लाख रुपए आप जमा करवा सकते हैं, और उसका जो लॉकिंग पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। और 2 साल बाद 2 लाख की जो कैलकुलेशन आती है 7.5% के ब्याज से क्यूमुलेटिव करते हैं, तो 2,32,000 रुपए आपको उसमें मिलेंगे। पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है। अभी स्कीम नोटिफाई नहीं हुई है, पर जैसा लग रहा है जल्दी ही स्कीम नोटिफाई हो जाएगी, और आगे इस स्कीम को महिलाओं को और रिलीफ देने की, इसकी लिमिट बढ़ाने की शायद सरकार कोशिश करे अगले बजट। बिल्कुल। और मुझे याद है जब सुकन्या समृद्धि योजना जब आई थी, ये स्कीम आई थी, काफ़ी अट्रैक्टिव थी, काफ़ी ज़ोरों शोरों से इसका अनाउंसमेंट किया गया था और फ़ायदा भी मिला था इससे। अब ये नई स्कीम आई है, इसका महिलाएं खास करके ध्यान रखें। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, लेकिन सुनील जी ऐसा बता रहे हैं अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आएगा
महिलाएं इसका फ़ायदा उठा सकती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ स्कीम्स यहाँ पर अनाउंस की है और सीनियर सिटीज़न के लिए भी काफ़ी अच्छी और बड़ी घोषणाएं हुई हैं। सुनील जी, इसके अलावा बजट में छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल्स की अगर बात करें तो उनके लिए किस तरह की घोषणाएं हुई हैं? जैसे हमें उम्मीद थी कि इस बजट में सरकार एमएसएमई को, छोटे व्यापारी को एक फायदा देने जा रही है और वित्त मंत्री जी ने वो फायदा भी दिया है। आपको पता होगा अभी हमारे एक सेक्शन है 44 ए डी, उसमें क्या होता है कि अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं, आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, आप एमएसएमई यूनिट है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप रिटेलर हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री चलाते हैं, तो 2 करोड़ रुपए पर आप 6% यानी 12 लाख रुपए की इनकम आप दिखा दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए और उस पर टैक्स दे दीजिए, और ना तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत होती थी और ना ही आपको खर्चों का हिसाब सरकार को देना होता था। अगर आपकी कैश की टर्नओवर है तो वो जो परसेंटेज है वो 6 से बढ़कर 8% हो जाती है। ये छोटे व्यापारियों को एक स्कीम पहले चल रही थी। प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके लिए एक स्कीम 44 एडीए में चल रही है जिसमें 50 लाख रुपए तक की लिमिट है। अब चूंकि ये लिमिट्स बहुत पहले सेट हुई थी, महंगाई बहुत है, तो सरकार ने एक और रिलीफ दे दिया कि 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। 3 करोड़ का मतलब है कि आप छोटा व्यापारी हो, एमएसएमई यूनिट हो, 3 करोड़ रुपए तक आपकी अगर टर्नओवर है, सेल है, तो 6% आप इनकम डिक्लेयर कर दीजिए, यानी 18 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई। तो आपको कोई खर्चा नहीं बताना सरकार को, आपको ऑडिट नहीं करवाना, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या लगा दी है कि अगर आप इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं 3 करोड़ वाली का, देखो 2 करोड़ में कंडीशन नहीं है, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। 3 करोड़ में कंडीशन ये है कि 95% व्यापार, यानी आपको सेल और आपके खर्चे आपको बैंक चैनल से करने पड़ेंगे। आप आरटीजीएस से कीजिए, अकाउंट पे चेक से कीजिए, आप यूपीआई के थ्रू कीजिए, लेकिन आप कैश में नहीं कर सकते। अगर आपने कैश में किया तो आपको ये स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है सरकार चाहती है कि फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़े, बैंकिंग चैनल के थ्रू हम काम करें, तभी हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं। और पूजा आपने देखा होगा सरकार ने नए रिजीम में जो उस पर डिक्लेयर किया है, पुराने रिजीम में कोई फायदा नहीं दिया, सारे फायदे नए रिजीम में दिए हैं। तो सरकार का मतलब है कि आप नए रिजीम की तरफ आ जाइए। ठीक है। तो नए रेजीम को आकर्षक बनाने के लिए भी काफ़ी सारी घोषणाएं हुई हैं और छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल को भी ये रिलीफ दिया है। तो ये एक बात आप ध्यान रखिए, 44 एडी की जो लिमिट है वो 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी है। या यदि यानी अब यदि आपकी सेल 3 करोड़ तक है और आप करीब 6% इनकम डिक्लेयर करते हैं तो आपको ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है छोटे कारोबारियों को। इस पर हमने काफ़ी पहले चर्चा भी की थी और अब देखिए वैसा होता हुआ भी नज़र आया है। तो एक बड़ा रिलीफ यहाँ पर छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल्स को देने की कोशिश की है सरकार की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं। हमने छोटे व्यापारियों के बारे में बात की और महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कुछ स्कीम अनाउंस हुए इसके बारे में भी चर्चा की। लेकिन सुनील जी, मुझे याद है आपने कहा था कि सरकार जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत पर फोकस कर रही है, उनका एक काफ़ी बड़ा विजन है और उस विजन के तहत स्टार्टअप्स को भी वो आगे बढ़ावा देने के लिए भी कोशिश कर रही है। और इस बार के बजट में वो दिखा भी, स्टार्टअप का नाम काफ़ी बार लिया गया इस बजट में और काफ़ी सारी घोषणाएं, काफ़ी सारी रिलीफ उनको भी देने की कोशिश की है। तो क्या कुछ घोषणाएं हुई हैं और इसके मायने क्या निकाले जाएं स्टार्टअप्स के लिए, ये हमें थोड़ा समझाइए। देखिए पूजा, स्टार्टअप इंडिया ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और क्यों ना हो, जैसे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ने करके दिखाया है पिछले 5 सालों में, हम 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो गए। मतलब 2016 में शुरू हुई थी, अभी 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न होना और जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सरकार भी उनको प्रोत्साहित कर रही है, उनको सब कुछ देने की कोशिश कर रही है कि आप बढ़िए। और अमृत काल में, क्योंकि आप हमें अपनी इकोनॉमी को 3.5 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन लेके जाना है, तो स्टार्टअप्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो सरकार ने उसी के अनुरूप घोषणा की है, नंबर 1, कि स्टार्टअप को अभी एक धारा है एटीआईएसी, उस एटीआईएसी का सनसेट था 31 मार्च 2023 को, वो स्कीम बंद हो रही थी, जिसमें स्टार्टअप को, जो एलिजिबल स्टार्टअप है, उसको 3 साल का टैक्स हॉलिडे मिलता है, यानी पूरी तरह से टैक्स माफ होता है। और वो टैक्स की माफी भी इस तरह से पूछा कि आप कोई भी 3 साल चुन लीजिए 10 में से, आपकी मर्जी है। ये नहीं है कि जिस साल आपने रजिस्ट्रेशन लिया आपको वही चुनना है। शुरुआत में हो सकता है आपको लॉस हो, आप ना चाहते हो, आपका टैक्स तो वैसे नहीं बनता,
तो आप कोई भी 3 साल चुन लीजिए 10 साल में, ये सरकार ने कहा था एटीआईएसी में, और अब उस लिमिट को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया। यानी 1 साल का बेनिफिट और दे दिया कि 31 मार्च 2024 तक भी आप एलिजिबल स्टार्टअप रहेंगे। अगर आपकी कंपनी, आपकी फर्म 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2024 के बीच में इनकॉर्पोरेट होती है, बिजनेस स्टार्ट करती है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे और अगले 10 साल तक यानी 2034 तक आप उसका फायदा ले सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो स्टार्टअप है उनको शुरुआती वर्षों में लॉस होता है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी होती है, तो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बड़ी दिक्कत आती थी। हमने सरकार से अनुरोध किया था कि देखिए, जो शुरुआती लॉस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वित्त मंत्री जी ने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया और अब कहा है कि 10 साल तक अपने इनकॉर्पोरेशन के 10 साल तक का जो लॉस है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वेलकम, बड़ा रिलीफ वाला स्टेप है स्टार्टअप के लिए। ठीक है। तो ये कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं स्टार्टअप के लिए। देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया था जब हमारा प्री बजट डिस्कशन चल रहा था सुनील जी के साथ, तो उन्होंने बता दिया था कि इस बार स्टार्टअप के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बड़े घोषणाएं होंगी, और ऐसा हुआ भी। वैसा ही कुछ इस बार देखने को मिला एमएसएमईज के लिए भी। काफ़ी ज़्यादा घोषणाएं हुई, काफ़ी सारी उनको भी रिलीफ देने की कोशिश की, क्योंकि एमएसएमईज ये एक ऐसा तबका है जो कि सबसे ज़्यादा रोज़गार जनरेट करने वाला पूरा सेक्टर है। और इस बार काफ़ी ज़्यादा मांग की जा रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था ये सेक्टर बीच में, जब लॉकडाउन लगा कोरोना के कारण, और जिस तरीके से वॉर सिचुएशन चल रही हैं, ये एक तबका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ की मांग की जा रही थी, रिलीफ देने की मांग की जा रही थी, और ऐसा कुछ देखने को भी मिला। सुनील जी, इस बार जो बजट में अनाउंस हुआ है एमएसएमईज के लिए, क्या आपको लगता है ये पर्याप्त है और इससे वाकई उनको मदद मिलेगी? देखिए पूजा, ये दिल मांगे मोर वाली सिचुएशन है, लेकिन जो ये स्टेप उठाया गया है ये बड़ा वेलकम जी। स्टेप है। वेलकम स्टेप इसलिए है कि जो एमएसएमई यूनिट्स होते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है वर्किंग कैपिटल की। जब वो माल बनाकर बेचते हैं तो उनको टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती है, 3-3 महीने 6-6 महीने वो उधार देते हैं। अब उससे वर्किंग कैपिटल का जो गैप है, जो साइकिल है, वो पूरा नहीं कर पाते, तो उनको बड़ा दिक्कतें आती थी। और बैंक भी उनको प्रॉपर फाइनेंसिंग नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपकी उधार अगर 6 महीने की है तो बैंक को भी दिक्कत आती थी। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट भी चेंज कर दिया और ये कह दिया कि अगर आपने 45 डेज तक अगर एग्रीमेंट है एमएसएमई का, तो 45 डेज, वरना 15 दिन में आपको एमएसएमई की पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब, अगर किसी इंडस्ट्री ने एमएसएमई से जो एमएसएमई रजिस्टर्ड है यूनिट, उससे कोई भी परचेज किया है, कोई माल खरीदा है, कोई उधार लिया है, तो आपको विद इन 15 डेज उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपका और एमएससी के बीच में एग्रीमेंट है कि नहीं जी 15 दिन नहीं, हम 90 दिन का एग्रीमेंट कर लेते हैं, 3 महीने का, तब भी उसको 45 दिन ही गिना जाएगा। यानी 45 दिन से ज्यादा तो आप लेट कर ही नहीं सकते उसकी पेमेंट। 1.5 महीने में आपको उस माल की भुगतान करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो एक धारा है 43B, 43B, उसमें आपको उस खर्चे की डिसअलाउंस हो जाएगी, उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको उस खर्चे पर, जो आपने उससे माल परचेज किया था एमएसएमई से, उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो एक डिटरेंट पैदा कर दिया सरकार ने ऐसी यूनिट्स के लिए जो एमएसएमई को समय पर उधार नहीं चुकता करते, उनकी पेमेंट नहीं करते। बड़ा वेलकम स्टेप है। इससे एमएसएमई की वर्किंग कैपिटल की समस्या का समाधान होगा। और जैसे हमने पहले उसमें बताया था कि 44AD में भी एमएसएमई को 3 करोड़ तक ना ऑडिट की जरूरत है, ना खर्चों का हिसाब रखने की जरूरत है, उसका फायदा भी ले सकते हैं, बशर्ते आप बैंकिंग चैनल से अपनी ट्रांजेक्शन सारी करें। बिल्कुल। तो एक बड़ा राहत देगी इस बार एमएसएमई को उनके वर्किंग कैपिटल में सुधार के लिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारी घोषणाएं हुई है, और उनको भी समझना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी होगा। सुनील जी, विदेश में पैसा भेजने पर भी जो टीडीएस की दर है, वहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। इसके बारे में भी हमें कुछ समझाइए, क्या कारण थी, क्या वजह थी जो ऐसा किया गया, और इससे क्या टैक्स चोरी रोकने में कुछ मदद मिलेगी सरकार को? देखिए पूजा, हमारे पास कई बार ये सुनने में आता है कि हमारे यहाँ पर इतनी महंगी गाड़ियां लोग खरीदते हैं, इतने लोग विदेश यात्रा करने जाते हैं, इतने लोग विदेश जा रहे हैं, पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं। तो सरकार को उनको ट्रैक करना बहुत जरूरी था। तो वित्त वर्ष 2020 में एक सरकार नियम लेके आई थी कि अगर आप, हमारे यहाँ पे एक स्कीम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, लिबराइज रेमिटेंस स्कीम, LRS। उस LRS के माध्यम से कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल $2.5 लाख आप विदेश में ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने एजुकेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इलाज के लिए, खर्चों के लिए आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसके लिए आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं होती।
तो ये नियम आया था कि अगर आप एजुकेशन के लिए किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में पैसा भेज रहे हैं, तो पहले वर्ष पे नियम आया था, आपको 5% टीडीएस, टीसीएस कलेक्ट करेगा बैंक। और मतलब चाहे एजुकेशन के लिए चाहे कोई भी रेमिटेंस है, अगर 7 लाख से ऊपर है। लेकिन अगर आप एजुकेशन लोन लेके भेज रहे हैं, तो उसको टीसीएस को कम कर दिया था 0.5%। और दूसरा नियम ये आया था कि अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज देते हैं, बहुत लोग विदेश घूमने जाते हैं, लाखों वहां खर्च करके आते हैं, तो उसके लिए कहा था कि 5% टूर ऑपरेटर आपसे टीसीएस कलेक्ट कर लेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और जो टीसीएस होगा वो एडवांस टैक्स की तरह काम करेगा, यानी आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस बार नियमों को बहुत कड़ा कर दिया है और बहुत सख्त कर दिया है, क्योंकि लगता है सरकार को कि बहुत पैसा जो लोग विदेश में भेज रहे हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं घूम रहा है, उस पर टैक्स की चोरी हो रही है और हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, या उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, या उसकी सर्कुलेट हो रहा है वो पैसा। तो सरकार ने नियमों को बहुत सख्त कर दिया। पहली बात तो, अगर आपने एजुकेशन लोन लेके अपने बच्चे की फीस भरी है, तो 0.5%। अगर एजुकेशन के लिए यानी किसी यूनिवर्सिटी में पैसा आपने भेजा है और एजुकेशन लोन नहीं लिया है, तो टीसीएस 5%। वरना 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। 20% टीसीएस होगा 7 लाख से ऊपर रेमिटेंस करने पर। इसी तरीके से जो ओवरसीज टूर पैकेज देते हैं लोग, उनको भी एक दंड देने की कोशिश की है कि आप ओवरसीज पे जाते हैं, वहां लाखों खर्च करते हैं, रिटर्न भरते नहीं है, तो भाई पहले टैक्स दे जाइए। तो 20% सरकार ने कह दिया है कि ओवरसीज टूर पैकेज पे वो मान लिया जाएगा वो आपकी इनकम है, और आप उस पर टैक्स दे दीजिए, टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाएगा। हाँ, जब अपनी रिटर्न आप भरोगे, जब अपनी इनकम दिखाओगे, तो आप उसमें से उसको टैक्स की लायबिलिटी में से आप उसको कम कर लेंगे, वो एडवांस टैक्स बन जाएगा आपका। राइट। और मुझे याद है वित्त मंत्री जी ने स्पीच के दौरान ये कहा भी था, एक व्यंग की तरह कहा भी था कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो टैक्स देने में क्या दिक्कत है, फिर आप टैक्स भी दीजिए। और विदेशों में पैसा भेज रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो अब थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा सतर्क हो जाए। सुनील जी, 1 अप्रैल 2023 के बाद जीवन बीमा पॉलिसी को लेकर भी कुछ घोषणाएं हुई, अब क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सरकार धीरे धीरे जो लूप होल्स उनको प्लग कर रही है। देखिए, सरकार कहती है कि जीवन बीमा लेने का मतलब है हम्म। आप अपनी लाइफ को इंश्योर करवाइए, एंडोमेंट पॉलिसी ले लीजिए। लेकिन उस जीवन बीमा की आड़ में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। आपको पता होगा, जब हम इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनको बेचते हैं, उनसे मैच्योरिटी लेते हैं, तो हमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है। पर ये जो पॉलिसी था, जीवन बीमा पॉलिसी, इसको क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू टैक्स फ्री थी, अगर आपका प्रीमियम 10% से कम है, तो मैच्योरिटी वैल्यू टैक्स फ्री हुआ करती थी। तो बड़े बड़ी पॉलिसी मार्केट में आ गई है, पिछले 4-5 सालों में बाढ़ सी आ गई है। तो सरकार ने उनको प्लग करने की कोशिश की है, पूजा। और लास्ट ईयर बजट में आपने देखा होगा, लास्ट ईयर बजट में भी एक अमेंडमेंट आई थी, उसमें कहा था कि अगर आप यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान आप लेते हैं, तो आपको कैप कर दिया था 2.5 लाख रुपए, यानी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप लेते हैं, तो हम उस पर टैक्स लगा देंगे। उसकी मैच्योरिटी पे, खरीदने पे कोई टैक्स नहीं है, जब उसकी मैच्योरिटी आएगी तो टैक्स लगेगा। इसी तरह से आपको ध्यान होगा, प्रोविडेंट फंड में आ गया था, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में जो ब्याज आता है वो टैक्स से बिल्कुल फ्री होता है। तो बहुत सारे बड़े लोग भी उसका मिसयूज कर रहे थे, लाखों रुपए उसमें जमा करवा रहे थे, तो उसको भी कैप किया था 2020 के बजट में। उसमें कह दिया था कि 2.5 लाख से ज्यादा अगर आप पीएफ में जमा करवाएंगे और आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो 5 लाख रुपए की लिमिट दी थी, तो उस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्सेबल हो जाएगा। इसी कड़ी को बढ़ते हुए इस बार फिर एक स्ट्राइक किया है, सर्जिकल स्ट्राइक है ये। और सर्जिकल स्ट्राइक ये की है कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं और आपका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, चाहे एक का या सब मिला के, तो जब वो मैच्योर होगा पैसा, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। अब सवाल ये उठा कि मेरी मान लो पॉलिसी पहले चल रही है 2 लाख रुपए की, अब मैं 4 लाख की और ले लेता हूं, तो क्या होगा? सरकार ने इसको अभी क्लैरिफाई नहीं किया है, पर जो सेक्शन है उससे मायने निकलते हैं। 1 अप्रैल 2023 के बाद की पॉलिसी ही काउंट की जाएंगी, जो पुरानी चल रही है वो काउंट नहीं होंगी। 1 अप्रैल 2023 के बाद ऐसी पॉलिसी जिनका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, या पूरे साल में मिला के 5 लाख से ज्यादा है, तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी वो मैच्योर होंगे, वो टैक्स के दायरे में आएगी, और इंश्योरेंस कंपनी बकायदा उस पर टीडीएस काट लेगी। तो ये कुछ अनाउंसमेंट इंश्योरेंस को लेकर हुए हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद आप पॉलिसी ले रहे हैं, तो मेच्योरिटी अमाउंट पर आपको टैक्स देना होगा।
चलिए, घोषणाएं तो काफ़ी सारी हुई थी, लेकिन समय की थोड़ी कमी है, तो चर्चा को यही खत्म करना होगा। लेकिन सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, पूरा एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए आसान भाषा में। और अगर दर्शकों से हमारी रिक्वेस्ट होगी, अगर आपके कुछ सवाल हैं इसके अलावा, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तरीका आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।